हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीयू सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 का वीबीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप बीबीएमकेयू से हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यह क्वेश्चन इतिहास MJ1, इतिहास IRC1 और अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिंदी CC2 के लिए है। यदि आप BA, BSc और BCom से है तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस बार लगभग सभी को सेम पढ़ना है। तो चलते हम लोग समय को बर्बाद किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। तो आप इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो चलते हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह कांस्य युग की सभ्यता थी। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वह विश्व की सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इसे कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यह कन्फ्यूजन दूर कर लेना है कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता अलग अलग सभ्यताएँ हैं। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यताएँ दोनों सेम सभ्यताएँ हैं, दोनों का नाम सेम है। ठीक है, दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन जो सभ्यताएं हैं दोनों का एक ही है। ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता था वह सिंधु नदी के किनारे फैला हुआ था, इस कारण से इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है, इस सभ्यता का विकास 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, द्वितीय चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व और तृतीय चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। तो इस तरह के पॉइंट जरूर लिखा करिए, क्योंकि इससे एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट को इतिहास के बारे में कुछ पता है। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का था उसका विकास 3 चरणों में हुआ। पहला चरण हमारा था 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक, द्वितीय चरण था 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक और तृतीय चरण था 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। तो आप इस तरह का पॉइंट जरूर लिखा करिए। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, पुरातात्विक तत्वों और उत्खनन के पश्चात जो साक्ष्य निकला उनके आधार पर विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के विकास के संबंध में अपना अपना मत दिया, जो निम्न प्रकार से। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ, ठीक है, तो कई सारे विद्वानों ने उनसे जो साक्ष्य निकला, उत्खनन से जो साक्ष्य निकला उनके आधार पर अलग अलग मत दिया। ठीक है, उनके विकास के बारे में, उद्गम के बारे में अपना अपना मत दिया। उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं उद्गम एवं विकास। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वह द्रविड़ों द्वारा स्थापित सभ्यता। तो हम लोग इसे आराम से समझते हैं। द्रविड़ों द्वारा स्थापित सभ्यता, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी वह द्रविड़ों द्वारा स्थापित सभ्यता थी। यह कुछ विद्वानों का मानना है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की स्थापना द्रविड़ों द्वारा की गई थी। इन विद्वानों के अनुसार आर्यों के पूर्व द्रविड़ सिंधु घाटी में निवास करते थे, इसलिए सिंधु लिपि द्रविड़ लिपि से मिलती जुलती है। द्रविड़ों के धार्मिक क्रियाकलाप एवं उनके आराध्य देवता लिंग, योनि की पूजा, शिव और मातृदेवी की पूजा सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम के पहले जो सिंधु घाटी के आसपास के इलाके थे उसमें द्रविड़ निवास करते थे। अतः जो द्रविड़ों की जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है वह द्रविड़ों की लिपि से काफ़ी मिलती जुलती है, यह विद्वानों का मानना है। ठीक है, उनके जो धार्मिक क्रियाकलाप थे वे लिंग योनि की पूजा करते थे, देवताओं की लिंग योनि की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे और शिव की पूजा करते थे। यह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। तो कहीं न कहीं विद्वान जो थे वे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो रिलेटेड किए वे द्रविड़ों की सभ्यता से किया। ठीक है, यह विद्वानों को मानना था। तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है आर्यों की सभ्यता। तो कुछ विद्वानों को मानना है कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है वह आर्यों की सभ्यता थी, मतलब आर्यों के द्वारा उद्गम हुआ। ठीक है, कई विद्वान जो सिंधु को भारतीय उत्पत्ति मानते हैं उनका तर्क है कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों का आरंभिक प्रसार पश्चिमोत्तर क्षेत्र और सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था। ऋग्वेद में इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है।
तो कुछ जो भारतीय विद्वान है या अलग अलग विद्वान है, ठीक है, वे जो सिंधु सभ्यता है उनका उद्गम भारत में ही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का उद्गम हुआ है। जो इनके संस्थापक थे, सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक, वे आर्य थे और इसका प्रसार पश्चिमोत्तर भाग में और सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था। और जो सिंधु सभ्यता में जो कुछ नदियां थी, ठीक है, तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो कहीं ना कहीं विद्वानों का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है वह आर्यों के कारण हुआ था, आर्यों के सभ्यता के कारण हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सिंधु सभ्यता पर मेसोपोटामिया का प्रभाव। तो कुछ विद्वानों का मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस पर मेसोपोटामिया का प्रभाव है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रभाव है। अनेक भारतीय और यूरोपियन विद्वान जैसे डी कोसाम्बी और गार्डन चाइल्ड इत्यादि का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रभाव के कारण हुआ था। वेहलर के अनुसार भारत ने नागरिक सभ्यता मेसोपोटामिया से सीखी। गार्डन का मानना है कि हड़प्पा के नगरों का उदय मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण हुआ। तो बहुत सारे भारतीय और यूरोपियन विद्वानों का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रभाव है। जो डी कोसाम्बी है और गार्डन चाइल्ड है, ठीक है, ये यूरोपियन विद्वान है, इनका मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता पर है ना वह मेसोपोटामिया का प्रभाव था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रभाव हुआ था। उस मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रभाव के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। और वहीं एक और विद्वान है वेहिलर, उनके अनुसार जो भारत ने नागरिक सभ्यता सीखा है वह मेसोपोटामिया के प्रभाव के कारण सीखा है। तो क्योंकि बहुत सारे विद्वानों को मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह उसका विकास भारत में ही हुआ है, उसका उत्खनन भारत में ही हुआ था ना, तो उनके अनुसार जो बता रहे हैं वेहिलर ने कि जो भारत ने नागरिक सभ्यता सीखी, सिंधु घाटी में जो नागरिक सभ्यता का विकास हुआ था वह कहीं न कहीं उस पर मेसोपोटामिया का प्रभाव था, यह वेहिलर का मानना है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी राय दिया, ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है बलूची ग्राम्य संस्कृतियों का योगदान। विद्वानों का एक समूह बताता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के विकास में ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृतियों का मुख्य योगदान था। तो कई विद्वान का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है उस पर बलूची ग्राम्य संस्कृतियों का योगदान है। तो इसे भी आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सिंधु सभ्यता का भारतीय उद्गम एवं विकास। तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है वह भारत में भारतीय उद्गम के कारण हुआ है, ठीक है, मतलब भारत में ही हुआ है। अनेक विद्वान हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं कर्म विकास भारत में ही मानते हैं। उनके अनुसार मोहनजोदड़ो के लोग आधुनिक सिंधवासियों, हड़प्पा के निवासी आधुनिक पंजाबियों तथा लोथल के लोग आधुनिक गुजरातियों से मिलते हैं। उनका यह अनुमान सिंधु सभ्यता से प्राप्त नरकंकालों के परीक्षण पर आधारित है। तो जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता में पहले क्या होता था, लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है, और जब सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ तो उससे जो नर कंकाल प्राप्त हुए उनके परीक्षण के आधार पर यह बताया गया कि जो नर कंकाल है वे भारत के लोगों से रिलेटेड है, ठीक है। जब मोहनजोदड़ो में खनन हुआ तो उससे जो नर कंकाल प्राप्त हुआ उससे अनुमान लगाया गया कि जो ये हड्डियां हैं वे कहीं न कहीं आधुनिक सिंधवासियों से मिलती जुलती है। उसी प्रकार जब हड़प्पा में उत्खनन हुआ उससे नर कंकाल जो निकला तो उससे अनुमान लगाया गया कि जो ये हड्डियां हैं वे पंजाबियों से रिलेटेड है, आधुनिक पंजाबियों से, ठीक है। और उसी प्रकार जब लोथल में उत्खनन हुआ और उससे जो नरकंकाल निकला उनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि जो ये हड्डियां हैं वे गुजरात के लोगों से यानी गुजरातियों से रिलेटेड है। उनका यह अनुमान सिंधु सभ्यता से प्राप्त नरकंकालों के परीक्षण पर आधारित था। मतलब ये सारी प्रक्रिया जो उत्खनन से निकला नरकंकाल उनके परीक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सेमेस्टर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी विषयों के क्वेश्चन है उनका आंसर जल्दी चैनल में अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।